हाँ भाई, वेलकम बैक जनता। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव्स पढ़ा था, ठीक है। वी कंप्लीटेड स्टैंडिंग वेव एंड वी स्टडीड रेजोनेंस, ठीक है। कि रेजोनेंस क्या फिनोमेना होता है वो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स में बस एक लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज एनालिसिस ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, दैट इज साउंड वेव्स, ठीक है ना। देखिए भाई, हेडिंग डाली है एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टैंडिंग वेव, एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टैंडिंग वेव। हाँ, स्टैंडिंग वेव में हम लोगों ने देखा था ऐसे पॉइंट्स जिनके मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहे हैं, ठीक है, जिनके मेरे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहे हैं, दैट दोस पॉइंट्स आर नोन एज नोड्स। और ऐसे पॉइंट जिनके मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम आ रहे थे, दोस वर नोन एज एंटी नोड्स, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम याद होगा स्टैंडिंग वेव को उसका ये नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि वेव जब भी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ जो ट्रैवल हो रही थी, ठीक है। तो जब मैं ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा था, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल हो रही थी। लेकिन जब मैं स्टैंडिंग वेव की बात कर रहा था, एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल नहीं हो रही है, वो दो नोड्स के बीच में फिक्स हो गई थी और वहीं पे ऑसिलेट कर जा रही थी। समझ आई ना बात, ठीक है। तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जब ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव का कंपैरिजन बताया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रैवलिंग वेव के टाइम में आपको एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग लगाना पड़ता है, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। लेकिन जब मैं स्टैंडिंग वेव की बात करता हूं तो किसी भी दो नोड्स के बीच में भी आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते। समझ आ रही बात, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर मैं कोई भी दो नोड्स के बीच की बात करता हूँ, मैं भी कोई भी दो नोड्स के बीच में बात करता हूँ, तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी मेरे पास बाद में भी होनी चाहिए। हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, मान के चलो, ठीक है, ये एग्जांपल अपन लोग देखेंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए आप। अगर मान के चलो मेरे पास स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन हो रहा था और मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ जब मेरे पास सारे के सारे एक्सट्रीम पोजीशंस पे, जब मेरे पास सारे के सारे एक्सट्रीम पोजीशंस पे, समझ आ रही बात, ठीक है। जब मेरे पास पार्टिकल्स, ठीक है, जब मेरे पास पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं तो उस इंस्टेंट में उनकी वेलोसिटी कितनी होती है मेरे पास? जीरो। उस इंस्टेंट में उनकी वेलोसिटी होती है जीरो और स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेच मैक्सिमम होगा, और स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेच मैक्सिमम होगा। समझ में आ रही बात? वेलोसिटी जीरो एंड स्ट्रेच मैक्सिमम। समझ में आ रही बात? एक ये इंस्टेंट है, मान के चलो इसको मैं इनिशियल इंस्टेंट बोल रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक वो वाला इंस्टेंट देख रहा था, जब मेरे पास स्ट्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गई होगी, वापस स्ट्रिंग मेरे पास नेचुरल लेंथ पे आ गई होगी, ठीक है। मतलब मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन से सारे के सारे वापस नेचुरल लेंथ पे आ गए, ठीक है। तो जिस इंस्टेंट पे मेरे पास स्ट्रिंग नेचुरल लेंथ पे आई होगी, उस इंस्टेंट में स्ट्रेच कितना बचा? स्ट्रेच हो जाएगा मेरे पास जीरो, क्योंकि अब नेचुरल लेंथ पे आ गई, मतलब कोई स्ट्रेच ही नहीं रहा, स्ट्रेच हो गया मेरे पास जीरो, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव एक्सट्रीम से जब नेचुरल लेंथ तक आ रही है तो क्या उसको एक्सेलरेट करते हुए ला रहा था पार्टिकल्स को, ठीक है। वो पार्टिकल्स नीचे एक्सेलरेट होते हुए आ रहे थे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे आपको पता है कि मेरे पास एसएचएम करते हुए पार्टिकल का मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, वेलोसिटी होती है मेरे पास मैक्सिमम। अब ये सारे पार्टिकल्स एसएचएम ही तो कर रहे थे, मतलब जब पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे पहुंचे होंगे उनकी वेलोसिटी हो गई होंगी मेरे पास मैक्सिमम। तुम्हारी बात, ठीक है। इसके बाद तो आप हुई समझदार, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा था तो वहां पे वेलोसिटी जीरो थी। वेलोसिटी जीरो मतलब क्या बोल सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। एंड स्ट्रेच मैक्सिमम आ रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं मेन पोजीशन की बात करता तो वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, स्ट्रेच जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो। समझ बात? समझा नहीं समझा? अब मुझे पता है कि एक लूप के अंदर मेरे पास एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, एक लूप के अंदर मेरे पास एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। एक लूप छोड़ो, कोई भी दो पॉइंट्स लूंगी तो मेरे पास उतने हिस्से में एनर्जी कंजर्वेशन में लगा सकता हूँ, हाँ या नहीं? कोई भी दो पॉइंट्स लूंगा तो जितनी एनर्जी उस हिस्से में पहली थी हमेशा मेरे पास उतनी ही एनर्जी रहेंगी उस हिस्से में, ठीक है। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन आई कैन राइट इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब सुनो, एक पॉइंट में इसको कंपेयर कर रहा हूं, मान के चलो ये एक इंस्टेंट है जिसको मैं पॉइंट 1 बोल रहा हूं जब मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे था, एक ये पॉइंट है जब मेरे पास पॉइंट 2 जब मेरे पास मेन पोजीशन पे था। ठीक है, और उसकी सिवा मैं एक जनरल पॉइंट भी ले रहा हूं, उसकी सिवा मैं एक जनरल पॉइंट भी ले रहा हूं, मान के चलो पॉइंट 3। तो जब मैं जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्या वहां पे मेरे पास वेलोसिटी जीरो है क्या? नहीं। क्या वहां पे मेरे पास स्ट्रेस जीरो है क्या? नहीं। मतलब इस पॉइंट में ना ही तो वेलोसिटी जीरो ना ही तो स्ट्रेस जीरो, मतलब यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। हमारी बात, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होंगी, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो अगर मुझे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो मैं किसी भी पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 3। ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 3। और टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी होती है क्या मेरे पास? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। मतलब टोटल अगर मैं पॉइंट 1 की बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू, हाँ भाई आगे आप बोल सकते हो, इसको थोड़ा अपन लोग ऊपर लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 3। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉइंट 1 ये था जहां पे मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेच आ रहा था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो पॉइंट 1 की काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो इसको मैं लिख सकता हूं पीई मैक्स इज इक्वल टू पॉइंट 2 की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट 2 था मेरे पास मेन पोजीशन, वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी और स्ट्रेच था मेरे पास जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू पॉइंट 3, यहाँ पे कुछ काइनेटिक भी है कुछ पोटेंशियल भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और यही जो होती है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को तो मैं टोटल एनर्जी ई बोल रहा था, इसी को तो मैं टोटल एनर्जी ई बोल रहा था आरईएस में। तो इसका मतलब मैं आपसे क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि टोटल एनर्जी को मैं किसी भी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता था, या फिर टोटल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या टोटल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जब मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसका मतलब पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, यहाँ पे पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। समझ बात? तो इसका मतलब अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल भी निकालो काइनेटिक भी निकालो, या तो आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लो या फिर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वही टोटल एनर्जी के बराबर है। समझ आ रही बात? ठीक है, समझा नहीं समझा? तो जब मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो इतना तामझाम कौन करेगा भाई, इंसान होता है आलसी। ठीक है, मान लिया मैंने बात, इंसान होता है आलसी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए मैं काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों नहीं निकालूंगा, या तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा या फिर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेच। ठीक है, अब स्ट्रेच के बारे में हम लोग स्टैंडिंग वेव में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ी थी क्या? नहीं, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है, अब काइनेटिक एनर्जी होती है मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर, where v is the velocity of particle, और velocity of particle को निकालना आता है through displacement of particle, हाँ या नहीं? ठीक है, तो यूजिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिफाइन करूँ। ठीक है, समझना बात? अपन यूज ये भी कर सकते थे, ये भी यूज कर सकते थे, लेकिन फिलहाल अपने पास इजीली अवेलेबल ये है, इस वजह से इसके थ्रू अपन लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे। देखिए भाई, अच्छा, अब मैं टोटल एनर्जी लिख सकता हूं, टोटल एनर्जी ई टोटल, सॉरी ठीक है, मैं टोटल एनर्जी लिख सकता हूं इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे पास हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए अब ये मेरे पास ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, मेरे पास एक सिंगल पार्टिकल है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, सिर्फ ग्रुप ऑफ पार्टिकल है। तो टोटल एनर्जी ऑफ पूरे सिस्टम का जो मुझे टोटल एनर्जी निकालना है, तो मैंने क्या कर दिया, एक एक्स पे जाके छोटे से dx सेक्शन को कंसीडर किया, एक्स पे जाके मैं एक dx सेक्शन कंसीडर करता हूं।
तुम्हारी बात ठीक है। मान के चलो इस dx सेक्शन का मास है कुछ dm, dx सेक्शन का मास है मेरे पास dm, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां आती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे या मीन पोजीशन पे, सर मीन पोजीशन, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस छोटे से पार्टिकल की मान के चलो एनर्जी है dE, मान के चलो इस छोटे से पार्टिकल की टोटल एनर्जी है मेरे पास dE, ठीक है, जिसको मैं dE टोटल लिख रहा हूं। तो dE टोटल इस छोटे से पार्टिकल की विल बी इक्वल टू d काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उस छोटे से पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्योंकि पार्टिकल छोटा सा है, नन्ना मुन्ना सा, इस वजह से उसकी एनर्जी भी छोटी रहेगी, इस वजह से मैं इसको dE लिख रहा हूँ, इसको dKE लिख रहा हूँ। हमारी बात ठीक है, बहुत बढ़िया। तो छोटी सी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू उस पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होती है मेरे पास हाफ इंटू m, मास कितना था मेरे पास dm इंटू v मैक्स का स्क्वायर, इंटू v मैक्स का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको याद होगा मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव आती क्या थी, 2a cos kx 2a cos kx sin ओमेगा, मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव आई थी 2a cos kx sin ओमेगा, ठीक है। वेयर x वाज किस पोजीशन वाले पार्टिकल की बात कर रहे हो, t वाज किस टाइम पे बात कर रहे हो, एंड y वाज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, y वाज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x एट एनी टाइम t। भाई यही इसी तरीके से तो हम लोग वेव की इक्वेशन बताते थे। वेव की इक्वेशन मतलब क्या, कि किसी भी x पे किसी भी टाइम t पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, उसकी जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू डेल बाई p अपॉन डेल t, ठीक है। तो 2a cos kx वो तो भाई साहब बाहर आ जाएगा, इनटू डेल बाई डेल t ऑफ sin ओमेगा, समझ में बात। तो वो हो गया मेरे पास 2a cos kx, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन भाई साहब cos ओमेगा t, चेन रूल के हिसाब से एक ओमेगा बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू ओमेगा t, ठीक है, सॉरी 2a ओमेगा cos kx cos ओमेगा t, हमारी बात। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हमारी ना बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं x पे जाके dx थिकनेस वाले पार्टिकल की बात कर रहा था जिसका मास था मेरे पास dm, हाँ भाई जनता, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई मेरे पास 2a ओमेगा cos kx cos ओमेगा t, ठीक है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x एट एनी टाइम t, ठीक है। तो पोजीशन x वाले पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, अगर आपको वेलोसिटी मैक्सिमाइज करना है, LHS मैक्सिमाइज करना है तो RHS मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब पोजीशन x तो फिक्स है, मैं किसको वेरी करा सकता हूँ, टाइम को वेरी करा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे वेलोसिटी मैक्सिमाइज कराना है, मतलब cos ओमेगा t मैक्सिमाइज कराना है, और cos की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है मेरे पास 1, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विल बी इक्वल टू 2a ओमेगा cos kx, 2a ओमेगा cos kx, हमारी बात। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2a ओमेगा cos kx, हमारी बात। हाँ भाई साहब, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी आ गई, dE टोटल इज इक्वल टू हाफ इंटू dm इंटू मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई थी मेरे पास 2a ओमेगा cos kx, 2a ओमेगा cos kx का होल स्क्वायर, हमारी बात, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं dE टोटल इज इक्वल टू हाफ इंटू, क्या एक बात देखो, यहां पे मेरे पास एक वेरिएबल है x, यहां पे मेरे पास एक वेरिएबल है x, और यहां पे मेरे पास टर्म दिया हुआ है dm। तो जब मुझे इंटीग्रेट भी करने देंगे, क्या मैं x को विद रिस्पेक्ट टू dm इंटीग्रेट कर सकता हूं क्या, नहीं सर, या तो x को m में कन्वर्ट करो या फिर m को x में dm को dx में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो मुझे पता है ये छोटी सी लेंथ है dx, इस स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी है म्यू, इस स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी है म्यू। लीनियर मास डेंसिटी मुझे क्या बताता है, लीनियर मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ। कितने मास की बात कर रहा हूं, dm मास की बात, कितने लेंथ की बात कर रहा हूं, dx लेंथ की बात, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं dm by dx इज इक्वल टू म्यू, दैट इंप्लाइज dm इज इक्वल टू
न्यू डी एक्स। आगे जाके सॉल्व करने से अच्छा अभी पुट कर दो, फालतू में कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो हाफ इंटू न्यू डी एक्स इंटू 2a ओमेगा कॉस के एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स। समझ बात? ठीक है, 8 से 8 बाजे, तो फाइनली मेरे पास डीई टोटल कितना आ गया? डीई टोटल इज इक्वल टू 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स डीएक्स। 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स डीएक्स। समझ ना बात? हाँ भाई, तो मेरे पास डीई टोटल फॉर दैट पार्टिकल आ गई 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स डीएक्स। ठीक है, अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ये सारी फिजूल की बातें मैं बिठा देता हूँ। ठीक है, ताकि आगे अपन लोग प्रोसीड कर सके। हाँ, अब ये जो डीई टोटल जो आया है वो इस छोटे से, ये जो डीई टोटल जो आया है वो इस छोटे से डीएक्स पार्टिकल के लिए, इस छोटे से डीएक्स लेंथ के लिए मेरे पास मैक्सिमम, मेरे पास डीएक्स लेंथ के लिए कितनी टोटल एनर्जी रहेगी वो टर्म आया मेरे पास डीई टोटल। ठीक है, कि इस डीएक्स लेंथ की टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी रहेगी, दैट इज 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स। आरएस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमको जो निकालना है, क्या निकालना है सर, कि हमारे पास थ्रू आउट द स्ट्रिंग टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, हमारे पास थ्रू आउट द स्ट्रिंग टोटल एनर्जी कितनी रहेगी। अब सुनो, मैंने आपको बोला था कि एक नोड से एक नोड के बीच में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मान के चलो इन दो नोड्स के बीच में जो एनर्जी है दैट इज ई, इन दो नोड्स के बीच में एनर्जी जो है दैट इज ई। तो जितनी एनर्जी इन दो नोड्स के बीच में रहेगी बाय सिमेट्री, उतनी एनर्जी इन दो नोड्स के बीच में रहेगी, उतनी एनर्जी इन दो नोड्स के बीच में रहेगी, और जितने ज्यादा नोड्स होंगे उतने ज्यादा मेरे पास ई के टर्म्स आएंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग जो है, टोटल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग वो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपके पास कितने लूप्स फॉर्मेशन थे। ठीक है ना, टोटल एनर्जी जो है वो इस बात पे भी डिपेंड करेंगे कि टोटल कितने लूप्स फॉर्मेशन थे। ठीक है, तो सर उतना हम लोग क्यों देख रहे हैं? अगर हम लोगों ने एक लूप की एनर्जी निकाल ली तो टोटल एनर्जी विल बी एक लूप की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ लूप्स। हाँ या नहीं? ठीक है, तो हम लोग टोटल स्ट्रिंग की एनर्जी निकालने की जगह सिर्फ एक सिंगल लूप की एनर्जी निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी निकालने की जगह सिर्फ एक सिंगल लूप की एनर्जी निकाल लेते हैं, क्योंकि जितनी इस सिंगल लूप में एनर्जी रहेंगी भाई उसको इनटू n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, वेयर n इज द नंबर ऑफ लूप्स। हाँ या नहीं? तो आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे एक नोड्स मतलब एक सिंगल लूप के बीच में कितनी एनर्जी है मुझे वो निकालना है। बहुत बढ़िया। एक छोटे से हिस्से के लिए मेरे पास डीई टोटल आया था 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स डीएक्स। ठीक है, तो अगर मैं डीई टोटल, अगर मैं टोटल इंटीग्रेट भी करूंगा यहाँ पे तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स आरएचएस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीएक्स एक्स इज द पोजीशन, या बेसिकली मैं अभी फिलहाल लेंथ की बात कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे। हमारी बात ठीक है, तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में, ठीक है, जो एक सिंगल लूप है उनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता कितना है? ठीक है, एक सिंगल लूप के बीच में मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होता है सर? λ/2 डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस होता है मेरे पास? λ/2 डिस्टेंस। हमारी बात, तो अगर मुझे एक सिंगल लूप की टोटल एनर्जी निकालना है, ई टोटल फॉर अ सिंगल लूप, ई टोटल फॉर अ सिंगल लूप, ठीक है, विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि डी टोटल से ई टोटल है, मतलब इंटीग्रेट करके आए होंगे, तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब लिमिट्स कहाँ से करते हैं? फॉर अ सिंगल लूप में अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है तो फॉर अ सिंगल लूप में मेरे पास लिमिट्स एक्स की रहेंगी 0 से लेकर λ/2, एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर λ/2। हमारी बात समझा नहीं समझा? ठीक है, पूरे कैलकुलेशंस करने के बाद, पूरे कैलकुलेशंस आपके पास करने के बाद, ये एक काम करो, कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। ऑल्दो इंसान होता है आलसी, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं बहुत कष्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये तो बाहर एक कांस्टेंट लेके आ जाओ। एक काम करो, मैं 2 को बाहर नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं सिर्फ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बाहर लेके जा रहा हूँ। मैं क्यों आपको समझाता हूँ।
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लैम्डा बाई 2 cos स्क्वायर kx dx, 2 cos स्क्वायर kx dx। आइए इसमें क्यों मैंने 2 को बाहर लेके गया, क्योंकि मुझे cos, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos dx रहता, cos kx dx, ठीक है, तो अगर मेरे पास cos की लीनियर पावर रहता तो क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। सर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ cos का पता है, मुझे cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, ठीक है, लेकिन cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है क्या? नहीं सर, क्योंकि स्क्वायर पावर आ गई है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पावर आ गई है, इस वजह से मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसको मुझे एक नॉन फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, इसको मुझे एक नॉन फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। और जहां पे मुझे cos का स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो मुझे एक ही चीज याद आती है, cos 2x। cos 2x को हम लोग लिखते थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, चाहे आपके पास cos स्क्वायर x आ रहा हो, ठीक है, इसको मैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता था, या फिर इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x ये भी लिख सकता था। हमारी बात समझा नहीं समझा? ठीक है, तो चाहे आपके पास cos स्क्वायर वाला टर्म दिखाई दे रहा हो या sin स्क्वायर वाला टर्म दिखाई दे रहा हो, तो अगर आपको cos स्क्वायर से या sin स्क्वायर से एक लीनियर टर्म में आना है तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से मैं cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं? cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, पहले 1 को यहां पे भेज दिया होगा तो cos 2x प्लस 1 अपॉन, ठीक है, तो cos स्क्वायर x को मैं ये लिख सकता था। वहीं पर अगर मेरे पास यहाँ पे sin स्क्वायर के x आ रहा होता, ठीक है, तो मैं sin स्क्वायर x को क्या लिख सकता था कि 2 sin स्क्वायर x को वहां पे भेज दिया, cos 2x को यहाँ पे भेज दिया, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और ये जो मल्टीप्लाई बाय जो 2 जो था उसको मैं डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो sin स्क्वायर x को आप ऐसे लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, cos स्क्वायर x को आप इस लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फिलहाल cos स्क्वायर x है, ठीक है, तो मैं उसको इस लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होने वाला, तो मैंने पहले ही से ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता था कि 2 cos स्क्वायर x आने वाला है। मेरी बात मुझे ये देखते साथ ही स्ट्राइक कर गया था, और यही चीज आप लोग को भी आनी चाहिए, देखते साथ ही स्ट्राइक कर रहा हो कि भाई अब वहां पे यूज क्या करना है। मेरी बात, ठीक है, हैंड कैलकुलेशन फिर भी स्लो चलते हैं, आपकी माइंड कैलकुलेशन फास्ट चलते हैं। ठीक है, तो कभी भी ट्राई किया करो कि जो भी आप सॉल्व कर रहे हो उसके आगे आगे के स्टेप सोच के रखा करो कि अब इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर kx, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लैम्डा बाई 2 cos स्क्वायर kx की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2kx dx। समझ बात? और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू x, x होगा, cos 2kx का आपको इंटीग्रेशन 0 से लैम्डा बाई 2 निकाल लो। ठीक है, फाइनली आपके पास e टोटल फॉर अ सिंगल लूप की वैल्यू मिल जाएगी। समझ बात? सो दिस इज द एनर्जी एनालिसिस फॉर स्टैंडिंग वेव। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, साउंड वेव। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो एक नया वीडियो लेते हैं, इसके साथ स्टैंडिंग वेव खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नए वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।